अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से आज हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज अन्नदाता में। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु पॉलीबैग विधि के द्वारा गन्ने की खेती पर जानकारी। शिमला मिर्च की फसल में लगने वाले विभिन्न कीट एवं रोगों का नियंत्रण। पशुओं में रेबीज रोग के कारण, लक्षण और निदान पर जानकारी। गन्ने की खेती हमारे प्रदेश में बहुत बड़े क्षेत्र में व्यापक रूप से की जाती है, अतः हमारे किसान भाई इस फसल से अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु किस तरह से करें, पॉलीबैग के द्वारा गन्ने की खेती, साथ ही इस विधि से क्या क्या लाभ है, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हैदरगढ़ बाराबंकी के एक प्रगतिशील किसान ब्रिजेश त्रिपाठी। मैं आप लोगों को एक विधि नई जो हमने काफ़ी दिन से प्रयास से ये विकसित है, ये विधि भी पुरानी है लेकिन इसके फायदे बताना चाह रहा था। ये विधि पॉलीबैग। गन्ने की बुआई में हमको सबसे महंगा हमारा गन्ने का बीज होता है। उसके बचाव के लिए नंबर 1 तो हम ये अपने पॉलीबैग तैयार करके पॉली विधि से गन्ने का बचाव, जो गन्ने की कीमत है उसको कम कर सकते हैं। सीधी बुआई में हमको 2 आंख 3 आंख के टुकड़े काट करके बोना पड़ेगा, लेकिन जो हम पॉलीबैग तैयार करेंगे उसमें हर एक आंख के टुकड़े को काट काट के बीज का बचाव कर सकते हैं। इससे हमारी लागत लगभग 1/3 हो जाएगी। मैं ये दिखाना चाहूँगा कि आप लोगों को ये हमारी फसल पॉलीबैग की जो है वो लगभग तैयार है। जो हमारा धान पिछली वैरायटी के हैं जो लेट आवर्स में कटते हैं, उनके कटने के बाद चूँकि ठंडक बढ़ जाती है, गन्ने का जमाव हमारा प्रतिशत कम हो जाता है। इस विधि से सीधे लाइन बना करके उसमें हम अपनी पॉलीबैग लगा के गन्ने से बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो जिस रेशियो में मिट्टी, सूखी सड़ी हुई खाद और ये भूमि शोधक, ये सब एक साथ मिक्सचर बना के और फिर अपने पॉलीबैग में रख लेते हैं। बढ़िया जो रोग रहित गन्ना है उस गन्ने को ले करके और उसके एक एक आंख के टुकड़े इसमें ले आके हम पौध रोपित कर देते हैं। रोपित करने के बाद समय अनुसार हमारा अच्छे समय पर हमारा गन्ना बढ़ता चला जाता है। इस प्रजाति को या किसी भी प्रजाति को आप कर सकते हैं और इसको करने से हमारे किसान भाइयों को कम से कम, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, 50 से 60% बल्कि और 65-70% भी आप कह सकते हो, 50 से 75 के बीच में आपको लागत कम देनी पड़ेगी, उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, किसान बंधुओं से, कि यह विधि बजाय सीधी बुआई के, अगर आपने लेट फसल लगा रखी है, चाहे वो गेहूं की हो चाहे धान की हो, इस स्थिति में आप कम लागत में अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस विधि को अपनाकर बढ़िया बेहतर लाभ लें।
इसको करने से आपका समय भी बचेगा और जो आपकी फसल है वो जल्दी अपना ग्रोथ शुरू कर देगी। ठंडक में अन्य फसलें जो सीधी बुआई की जाती हैं उनको जमाव लेने में करीब करीब जहाँ तक हमारा अंदाज है 1.5 से 2 महीने लग जाता है और बहुत गन्ने मर भी जाते हैं। लेकिन इस विधि को करने से आपका 100% जमाव होगा, जिससे आपके उत्पादन पे भी फर्क पड़ेगा। इससे कम से कम 10 से 15% अधिक आप ले सकते हो। बचत भी और लाभ भी दोनों को देखते हुए किसानों के हित में यह विधि बहुत अच्छी है। तो बंधुओं, मेरा अनुरोध आप लोगों से है कि बाकी सारी आप व्यवस्था जो कर रहे हैं सो करें, लेकिन उसके साथ साथ ये पॉली बैग लेट फसल में जरूर उपयोग। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। शिमला मिर्च की फसल में लगने वाले विभिन्न कीट एवं रोगों का नियंत्रण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने शिमला मिर्च की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय विभिन्न प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा होगा। अतः इन कीट और रोगों पर किस तरह से नियंत्रण पाया जाए, इस विषय पर जानकारी हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया कृषि विज्ञान केंद्र उझानी बदायूं के एक विशेषज्ञ संजय कुमार से। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की फसल आपके खेतों में रोपाई के उपरांत खड़ी हुई है। इसमें जो इस समय जो समस्याएं आ रही हैं, इसमें मुख्य रूप से जो समस्या आ रही है फल छेदक कीट की आ रही है। फल छेदक जो कीट होता है, इसकी जो सूढ़ियाँ होती हैं फलों में गोल गोल छेद बना देती हैं, जिसके कारण जो सूढ़ी है फल में प्रवेश कर जाती है और अंदर ही अंदर फल के बीज को खा जाती है, वो खाकर नष्ट कर देती है, जिसके कारण फल बाजार योग्य नहीं रहते हैं। ऐसे फलों को दूर से देखेंगे तो उसमें गोल गोल छेद दिखाई देंगे और साथ ही उनमें मल चिपका हुआ मिलेगा। तो इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? तो पहला हम जो करते हैं कि इस कीट के में ग्रीष्मकालीन जुताई की बात करते हैं। जो ये कीट होता है वर्ष भर सक्रिय रहता है, विभिन्न फसलों में इसका नुकसान होता है। इसमें टमाटर, शिमला मिर्च, मिर्च आदि फसलों में भी ये कीट नुकसान पहुंचाता है। तो इसके जो कीट के कोय अवस्था होती है वो ज़मीन में पड़ी रहती है। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से इसके जो कोय हैं वो तेज़ धूप से नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही फेरोमोन ट्रैप हैं, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करके इसके जो सलाब हैं उनको एकत्र करके नष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो कीटनाशी की बात करें तो इसमें इमिडाक्लोपिड नाम का कीटनाशी है, छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे फसल को इस कीट से बचा सकते हैं। साथ ही एक अन्य कीटनाशी है जिसे स्पाइनोसाइड के नाम से जानते हैं, 220 मिलीलीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जो कुछ जैविक विधियां हैं, इसमें ट्राइकोकार्ड की बात कर रहे हैं हम। तो ट्राइकोकार्ड जो होते हैं, इसमें जो फल बनने की अवस्था या फूल आने की अवस्था से लेके इसमें जो फल आते रहते हैं तब तक इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो 50,000 अंड परजीवी जो ट्राइकोकार्ड्स होते हैं के रूप में उपलब्ध होते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं हम। और प्रति सप्ताह की दर से इसको प्रयोग करेंगे तो अपनी फसल को इस कीट से आसानी से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो नीम ऑयल की बात करें तो नीम ऑयल 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा जो प्रमुख कीट लगता है जिसे सफ़ेद मक्खी बोलते हैं। सफ़ेद मक्खी एक छोटा सा कीट होता है, पत्तियों की निचली सतह से रस चूसकर फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ये सफ़ेद मक्खी एक विषाणु जनित रोग लीफ कर्ल वायरस, जिसे मोजेक के नाम से भी जानते हैं, का भी भाग है। इसकी वजह से पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं और इसमें पत्तियां ऐंठ जाती हैं और ये पत्तियों छोटी छोटी मांसल हो जाती हैं, काफ़ी मोटी मोटी हो जाती हैं। इस तरह की पत्तियों को घुमना या मोड़िया के रोग के नाम से भी जानते हैं। हम बीज उपचार की बात करते हैं। इसमें इमिडाक्लोपिड नाम का कीटनाशी है। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करना चाहिए। साथ ही अगर खड़ी फसल में अगर इस रोग का प्रकोप हो गया है तो इमिडाक्लोपिड 100 मिलीलीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक अन्य कीटनाशी है जिसे मेटासिस्टॉक्स के नाम से जानते हैं। इसकी 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति 100 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करने से भी इस कीट को हम आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोग की बात करें तो रोग में एक
उकटा नाम का रोग लगता है। उसमें जो पौधे होते हैं, फफूंद से फैलने वाला रोग है। ये पौधे सूखना प्रारंभ हो जाते हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और बाद में जो तना होता है, तना पूरा काला हो जाता है। तने को अगर फाड़ के देखेंगे तो उसमें भूरे रंग के, काले रंग के धब्बे से दिखाई देंगे। अब पूरा तना नष्ट हो जाता है, जिससे पौधे भोजन नहीं अवशोषित कर पाते हैं। ऐसे पौधे बाद में सूखना शुरू हो जाते हैं, पूरे पौधे सूख के नष्ट हो जाते हैं। तो इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई उस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम का फफूंदनाशी है, इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य जो फफूंदनाशी है, जिसे मैनकोजेब 64% के नाम से आता है, इस फफूंदनाशी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं खेत में 1.25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से। किसान भाइयों, एक और समस्या आती है इस शिमला मिर्च की जड़ों में, सूत्रकृमि की। ये जो कृमि बहुत छोटे छोटे कृमि होते हैं और ये जमीन में रहते हैं और ये पौधे की जड़ों में प्रवेश करके उसमें गांठें बना देते हैं, जिसके कारण जो पौधा है पानी का एवं पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाता है, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं, पौधे स्वस्थ नहीं रहते हैं। कमजोर होने के कारण इनमें फल कम आती है। सूत्रकृमि के प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को नर्सरी डालते समय इसका प्रबंधन करना चाहिए। इसमें कार्बोफ्यूरॉन नाम का कीटनाशी है, इसका प्रयोग करना चाहिए। कार्बोफ्यूरॉन 2 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से खेत में रोपाई के समय प्रयोग करें। साथ ही यदि बीच में खेत में दिखाई दे तो भी 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। शिमला मिर्च में एक अन्य रोग लगता है, जिसे जीवाणु झुलसा के नाम से जानते हैं। ये जो रोग शिमला मिर्च का प्रमुख रोग है, इसमें पत्ती पे भूरे रंग के धब्बे बनना प्रारंभ हो जाते हैं और इनकी जो धारियां किनारे होते हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं। ये छोटी छोटी चित्तियां बनती हैं। ज़्यादा चित्तियां बनने के कारण पूरी पत्ती गिर जाती है। इसमें पूरे पौधे में पत्तियां नहीं रहती हैं, जिसके कारण काफ़ी उत्पादन गिर जाता है फसलों का। इसके प्रबंधन के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा काजुगामाइसिन 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करेंगे तो अपनी फसल को इस रोग से बचा सकते हैं। भाई, इस तरह से अगर अपनी फसल को, शिमला मिर्च को हम प्रबंधित करेंगे तो हम अपनी फसल को कीट एवं बीमारियों से बचा पाएंगे तथा अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। पशुओं में रेबीज रोग के कारण, लक्षण और निदान पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसानों के सामने डेयरी पशुओं से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखी जा सकती हैं। इन्हीं समस्याओं में गाय और भैंसों में होने वाले रेबीज रोग की समस्या भी देखी जाती है। अगर किसानों द्वारा समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो पशुपालक भाइयों, क्या है इस रोग के कारण, लक्षण और निदान, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर वाईपी सिंह। किसान भाइयों, आज हम रेबीज नामक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप देसी भाषा में इसे हड़कना नामक बीमारी या पागल होना नामक बीमारी कह सकते हैं। मैं इस बीमारी के बारे में आपको कुछ विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा। यह बीमारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, ये पशु आते हैं। इन पशुओं में भी ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी कैसे होती है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि यह बीमारी हमेशा पागल कुत्ते के या पागल पशु के, यानी कि जो पशु पहले से इस बीमारी से ग्रसित है उसके काटने से फैलती है। इस बीमारी के लक्षणों के बारे में मैं बताऊं तो जिस पशु को भी ये बीमारी होगी वो 2 तरह से ये व्यवहार कर सकता है। एक तो पशु शांत स्वभाव दिखाता है, यानी कि आसपास के वातावरण से उसको कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल शांत बैठा रहेगा। या तो उसमें ये लक्षण दिखे, या दूसरा बहुत ज्यादा उत्तेजित अवस्था, ये दूसरे लक्षण है। और ज्यादातर पशुओं में यही लक्षण पाए जाते हैं जिसको उत्तेजित अवस्था वाले लक्षण कहा जाता है। ये लक्षण कैसे होते हैं? इसमें पशु सबसे पहला तो खाना पीना छोड़ देगा, सामने कोई आ जाए तो उससे टकरा भी जाएगा, उसको पता नहीं है। कोई भी परमानेंट ऑब्जेक्ट जैसे खूंटा है, सांकड़ है, उसको मुंह से चबाने लग जाना। सामने कोई भी दूसरा पशु आएगा या मनुष्य आएगा तो उसको मारने के लिए दौड़ना। जो भी पशु है उसके मुंह से
लार का गिरते रहना, वो पशु बहुत तेज तेज रंभाएगा, बहुत तेज तेज आवाज होगी, जिसको हम असामान्य आवाज बोल सकते हैं। वो आवाज जब भी हमें महसूस हो कि हमारे पशु में हो रही है, तो हमें ये शंका हमारे मन में हो जानी चाहिए कि ये बीमारी कहीं रेबीज तो नहीं है। ये कुछ लक्षण हैं जो कि इस बीमारी के खास लक्षण हैं। हमसे साधारण किसान भाई पूछते हैं कि क्या लक्षण होंगे जिससे हम जाने कि ये पशु रेबीज है या इसको ये रेबीज बीमारी हो गई है। तो हम उसको ये बताते हैं कि जो पशु भी असामान्य व्यवहार करे, असामान्य का मतलब मैंने दोनों बातें बता दी। असामान्य का मतलब कि या तो वो बिल्कुल शांत बैठा हो या वो बहुत ज्यादा उत्तेजित अवस्था में हो, तो ये दोनों ही अवस्थाएं असामान्य हो गई ना। तो असामान्य जब भी लक्षण दिखने लगे तो हमको ये मान लेना चाहिए कि ये बीमारी के लक्षण आ सकते हैं। यदि कई बार होता है कि ये स्थिति का पता नहीं लगता कि इस पशु को किसी पागल कुत्ते ने या पागल पशु ने काटा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि नहीं हमें पता नहीं है तो ये बीमारी नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि जरूर उसको पागल पशु या पागल कुत्ते ने काटा तो है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो जब भी हमको किसी पशु में इस तरह के असामान्य लक्षण दिखाई दे तो हमें सोच लेना चाहिए और हमें तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए कि कहीं ये बीमारी हड़क्या बीमारी या रेबीज बीमारी तो नहीं है। इस बीमारी के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बताऊं कि मान लो किसी हमारे पालतू पशु को किसी कुत्ते ने काटा। कुछ लोग तो ये मानेंगे कि कुत्ते ने काटा तो इसका मतलब इसको हड़क्या बीमारी हो ही जाएगी। तो क्या ये बीमारी हो जाएगी? नहीं। हमें ये जानना होगा कि जिस कुत्ते ने या जिस पशु ने हमारे पशु को काटा, उस कुत्ते या उस पशु को तो ये बीमारी नहीं थी। यदि वो पशु रेबिड था, यदि वो कुत्ता रेबिड था, तो ही हमारे पशु को ये बीमारी होने की संभावना है, वरना ये बीमारी नहीं होगी। यदि किसी पशु ने आपके पशु को काट लिया है तो टीके लगवाने की सलाह देते हैं। वो टीके निश्चित दिनों पर लगते हैं, वो दिन आपको बता दिए जाएंगे, जैसे पहले दिन लगेगा, तीसरे दिन लगेगा, 7वें दिन लगेगा। वो सारा का सारा आपको चार्ट बना देंगे कि इन दिनों पर आप ये टीके लगवा लीजिए। जैसे ही हम ये टीके लगवा लेते हैं तो हमारा पशु बिल्कुल सेफ है, उसको ये बीमारी नहीं होगी और साथ में हम भी सेफ हैं। क्योंकि हमारे घर में, हमारे बाड़े में यदि कोई पशु जो इस बीमारी से ग्रसित है तो हमारे दूसरे पशुओं के साथ साथ हमें भी उतनी ही जोखिम है, क्योंकि वो पशु हमें भी बाइट कर सकता है, वो हमें भी काट सकता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यदि हमारे पशु में एक बार इस बीमारी के लक्षण आ गए तो फिर इस बीमारी का उपचार संभव नहीं है। किसान भाइयों, इस बात को आप फिर से सुने कि यदि हमारे पशु में इस बीमारी के लक्षण एक बार आ गए तो फिर इस बीमारी का उपचार संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 दिन के अंदर उस पशु की मृत्यु निश्चित है। उस स्थिति में हम ये बताते हैं कि जिस किसी मनुष्य ने भी उस पशु की सेवा की थी तो उसको भी ये टीके बचाव के रूप में लगवा लेने चाहिए, क्योंकि इस बीमारी के जो विषाणु होते हैं वो उस पशु के लार में पाए जाते हैं। और लार सीधे सीधे तो वैसे कोई नुकसान नहीं करती है, लेकिन यदि हमारे शरीर पर या हमारे पशु के शरीर पर कोई जख्म है और उस जख्म पर यदि ये लार गिर जाती है तो ये विषाणु उस बीमारी को पैदा कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसी स्थिति में सभी कृषक भाइयों को ऐसा सलाह देते हैं कि आप तुरंत किसी चिकित्सक को दिखाकर अपने भी और अपने दूसरे पशुओं के भी इस बीमारी से बचाव के टीके लगवा लेने चाहिए। किसान भाइयों, इस बीमारी के बचाव के लिए एक प्राथमिक उपचार मैं और बताता हूं। जब कभी भी हमारे पशुओं को कुत्ता काटने का यदि स्थिति पैदा हो जाए तो तुरंत हमें उस घाव को, जहां पर बाइट हुआ है, उस घाव को साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोना चाहिए। साबुन और पानी से अच्छे तरीके से उस घाव को धोने मात्र से ही इस बीमारी के जो विषाणु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये काम तो हम अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं, चाहे हमारे पशुओं में हो चाहे हमारे खुद मनुष्यों में हो। जब भी कुत्ता काटने से उत्पन्न यदि कोई घाव हो जाता है तो उसको अच्छे से कम 3 बार साबुन और पानी से उसको अच्छे से रगड़ के धो लें। जिस तरह कपड़े धोते हैं इस तरह रगड़ करके धो लें, और साथ में कोई भी एंटीसेप्टिक दवा, बीटाडिन या पोविडिन, ये हम उसमें लगा लें तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक बचने की संभावना बनी रहती है। अंत में किसान भाइयों, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बीमारी के बारे में आपको
आज बहुत कुछ जानने का अवसर मिला और इन बातों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम हमारे कीमती पशुधन को और हमारे मनुष्यों को, हमारे साथियों को इस बीमारी से हम अच्छे से बचा पाएंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है हुसैनपुर गाजियाबाद के अतुल नारायण वर्मा ने। आपने सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी हमारी सिंचाई की पद्धति हैं पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो उतनी सटीक नहीं है जितनी होनी चाहिए। उसका कारण है कि जनता का दबाव काफ़ी बढ़ गया है हमारे भूमि पर और पानी की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो फसल उत्पादन के लिए हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में बूंद बूंद या टपक सिंचाई पद्धति प्रमुख है तथा ऐसे क्षेत्र जहाँ पे फसलें बड़ी ली जाती हैं, गन्ना लिया जाता है, वहाँ पे दूसरी पद्धतियों का उपयोग करते हैं। और अगर देखें महाराष्ट्र वगैरह में गन्ने के क्षेत्रों में हम रेन गन का उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए, परंतु फल वाले पेड़ों में जो बड़े पेड़ हैं उसमें माइक्रो स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं। छोटे पेड़ हैं, छोटी सब्जियों वाली फसलें हैं, उसमें हम बूंद बूंद सिंचाई का उपयोग करते हैं। इस बूंद बूंद सिंचाई या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के जो लाभ हैं उससे क्या होता है कि हमारा जो उपज है फसल की वो अच्छी होती है और गुणवत्ता युक्त होती है। और इसमें पानी की सबसे बड़ी बात है कि पानी की बचत हो जाती है। ये एक फसल से दूसरी फसल पे निर्भर करता है, लेकिन फिर भी बचत कम से कम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक होती है। पानी हम क्योंकि एक निश्चित जगह पे दे रहे हैं तो इससे क्या होता है कि जो खरपतवार हैं वो भी उतने नहीं उग के आते हैं। अगर आप चाहें तो सूक्ष्म सिंचाई के साथ साथ अगर आप काली प्लास्टिक मल्च का उपयोग कर लें तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि उससे पानी की ज़रूरत पेड़ों को और कम हो जाती है और हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। आपके पास अगर ये सिस्टम लगा हुआ है तो इसके द्वारा हम पेड़ों को उर्वरक भी दे सकते हैं। अगर कोई दवाई देनी है, केमिकल देना है, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड पेड़ के लिए, तो उसको भी हम इस सूक्ष्म सिंचाई विधि के द्वारा दे सकते हैं। और बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अधिक नमी के कारण होती हैं, तो पानी हम सिर्फ उतना दे रहे हैं जो पेड़ के लिए आवश्यक है, फालतू पानी हम नहीं दे रहे हैं, तो इस पे बीमारियों का भी नियंत्रण होता है। और देखिए शुरू की अवस्था में इसमें बहुत ज़्यादा कोई लागत नहीं लगती है। 1 एकड़ में आपको सूक्ष्म सिंचाई का विधि लगवानी है, इसकी जो कीमत है इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कौन सी फसल लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई फल वाली फसल लगा रहे हैं जैसे आम, तो उस समय आपको लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और कोई ऐसी फसल ले रहे हैं जैसे सब्जी है जो पास लगती है, तो उसमें कीमत 50 से 55 हज़ार के करीब आती है। इस पर भारत सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है, जो राज्य के जिला कृषि अधिकारियों के द्वारा, जिला उद्यान अधिकारियों के द्वारा दिया जाता है। तो आप इस बात का लाभ उठाते हुए आप सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अवश्य अपनाएं। क्षेत्र जहां पानी उपलब्ध नहीं है, जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां सिर्फ 10% खेत सिंचित अवस्था में रहते हैं, 90% खेत असिंचित हैं, ऐसे क्षेत्रों में हम प्लास्टिक का तालाब बना सकते हैं और उस समय हम बरसात का पानी इकट्ठा करके उसका उपयोग करते हुए हम असिंचित क्षेत्रों में भी अच्छी फसल ले सकते हैं किसी भी समय। तो सूक्ष्म में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप फसल लेना चाहते हैं, हर समय फसल लेना चाहते हैं, अच्छी फसल लेना चाहते हैं, आपके पास जो भी पानी की कम से कम मात्रा उपलब्ध है उसका समुचित उपयोग करने के लिए आप सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाएं।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शरतकालीन गन्ने की बुआई तकनीक पर जानकारी, अलसी की वैज्ञानिक विधि से बुआई पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।